गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज का एडिटोरियल जनसत्ता से लिया गया है और इसके लेखक सुविज्ञ जैन जी हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के समय में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और साथ ही जो पहले से तो बेरोज़गारी व्याप्त थी ही भारत में, इसके अतिरिक्त जो लॉकडाउन की वजह से जो परेशानियां झेलनी पड़ी उसके बारे में या उस समय की समस्याओं को लेकर अपना वक्तव्य कहा है उन्होंने। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए पूर्णबंदी के कई तरह समस्याएं खड़ी कर दी। पिछले 3.5 महीने के दौरान धीमा पड़ा अर्थव्यवस्था का चक्का बिल्कुल थम गया, खासकर बेरोज़गारी वाला। और इसके साथ ही आगे कहते हैं, सवाल यह है कि क्या वाकई हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर और सुस्त चल रही थी कि 3 महीने की पूर्णबंदी को भी नहीं झेल पाई। गौर से देखें तो पूर्णबंदी ने पिछले कुछ साल में बेरोज़गारी के बड़े पर्दे को उधार कर उघाड़ा भर है। मतलब यहाँ कहने का यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से इतनी नहीं मजबूत थी कि हम जो है उसमें जो और ज़्यादा समस्याएं झेल सकते। तो कोशिश रही है गवर्नमेंट की कि हम इन समस्याओं से कैसे निपटें, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, इस वजह से जो है समस्याएं और गंभीर बनती गईं। वहीं आगे राइटर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था और व्यापार प्रबंधन को समझने वाले विद्वान अगर ईमानदारी से बहस करेंगे तो बहुत संभव है कि यही निष्कर्ष निकले कि कोरोना के पहले भी बेरोज़गारी की हालत इतनी नाजुक हो चुके थे कि पूर्णबंदी को बिल्कुल नहीं झेल पाए। और आगे कहते हैं, क्या इस बात को भुलाया जा सकता है कि कोरोना के पहले जो बेरोज़गारी का 45 करोड़ साल पहले का रिकॉर्ड था, आंकड़े जो आए उस पर विवाद हो रहा था, लेकिन क्या जो है कोरोना से पहले क्या इतनी अच्छी स्थिति थी हमारी? देखिए, हर तिमाही में जीडीपी घटती जा रही थी उस समय, और साथ ही औद्योगिक जो उत्पादों की मांग भी घट रही थी। और वहीं आगे कहते हैं कि जो है नतीजा यह हुआ कि बेरोज़गारी तेज़ी से घटती चली जाए, यानी कि मानना गलत होगा कि सिर्फ पूर्णबंदी ने ही रोजगार बर्बाद कर दिए हैं। उससे पहले से ही स्थिति इतनी भयावह थी, लोग इस पे विचार विमर्श कर ही रहे थे कि हमें इस महामारी ने और ले डुबाया। और आगे कहते हैं राइटर की, पूर्णबंदी के दौरान शहरों से अपने घरों की ओर लौटता मज़दूरों को जो सैलाब था पूरी दुनिया ने देखा, और भारत की इस वजह से चर्चा भी हो रही थी। और कई तरह के उस समय जो है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई, जिसकी वजह से हालांकि मज़दूरों को मिले रोज़गार, लेकिन कुछ सफल हो नहीं पाया। और वहीं आगे कहते हैं कि वे इसलिए भागे क्योंकि उनकी जेब खाली हो चली थी। अभी तक शहरों में वापस लौटे प्रवासी मज़दूरों का सही आंकड़ा भले उपलब्ध ना हो, लेकिन मोटे तौर पर अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है कि कम से कम 2 करोड़ जो फैमिली मेम्बर्स थे वो शहर छोड़कर अपने गांव चले गए। और आगे कहते हैं कि यानी बेरोज़गारी का अंदाज़ा करना हो तो सबसे बड़ा संकट गांव पर ही है। हालांकि इस बीच इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि मज़दूर फिर से शहर लौट आएंगे। बेशक बेरोज़गारी की मजबूरी ऐसे ही करा सकती है, लेकिन अभी से सोच लेना चाहिए कि बहुत से बुरे अनुभव कर चुके हैं प्रवासी मज़दूर। हालत को गौर से देखेंगे, परखेंगे, ख़ास तौर पर शहरों के उद्योग धंधे फिर शुरू होने की बात पुख्ता होने के बाद ही भी शहरों और जोखिम उठा पाएंगे। अभी खैर संशय बना हुआ है कि आगे क्या होगा। और आगे कहते हैं कि अगला सवाल यह है कि जो गांव अचानक बढ़े, इतने बेरोज़गारों का बोझ उठा सकते हैं। और गांव में पद्म बेरोज़गारी पहले से ही इतनी ज़्यादा थी कि दो लोग लाए खेती के काम में घर के 4 लोग लगे हुए हैं। और वहीं आगे कहते हैं राइटर कि कोई कितना भी
कहते रहें कि गांव में खेती के अलावा अन्य उद्योग धंधे करवा जाएंगे, लेकिन यह काम काजों पर तो हो सकता है कि ज़मीन पर होना मुश्किल था। मतलब यह है कि सरकार कह रही है कि नहीं हम करवाएंगे, तरह तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ 2 करोड़ की बात हो रही है। क्या मनरेगा के तहत जो है सरकार 2 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान कर पाएगी? 2 करोड़ बहुत होता है। सरकार यहाँ 2 करोड़ लोगों को अपने राज्यों में खाना तो दे नहीं पाई, और आगे देखते हैं कि सरकार क्या कर सकती है। और यह आगे कहते हैं राइटर कि बेशक नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कई साल से विद्वान सुझाते आ रहे हैं कि गांव में बहुत सी ऐसी उत्पादन हो सकता है जिसे शहरी भारत की विदेशियों में बिक सके। और लेकिन यह शर्त भी लगाई जा रही है कि गांव में संभावित उत्पादन बनाने से पहले यह ज़रूरी है कि होगा कि शहर भारत विदेशों में उस माल की मांग पैदा की जाए। मतलब कि अगर बाज़ार में उतरना है तो पूर्ण मजबूती के साथ ही उतरना। भले ही इसके जो हम कार्य स्टार्ट करेंगे, जो गाँव वासियों के द्वारा स्टार्ट किए जाएंगे, वह ज़रूरी नहीं है कि तुरंत प्रॉफिट में चला जाए। उससे पहले एक रास्ता भी तैयार करना चाहिए, कोई वजह हो वहाँ सामान भेजने की, तभी हम उसका रिज़ल्ट आगे देख पाएंगे। आगे कहते हैं राइटर की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अकेले बेरोज़गारी का संकट ही इतना बड़ा है कि बीसीयू मोर्चे संभालने के लिए दी गई रकम ऊँट के मुँह में जीरा जैसी है। यह अलग बात है कि प्रतीकात्मक रूप से कुछ भी कर देना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बेरोज़गारी का मामला 1500 गाँव के उत्पादन गतिविधियों का नहीं, बल्कि संकट में 6 लाख से ज़्यादा गाँव का है। जो सरकार को इस बात को समझना होगा कि गांव के अलावा शहरी जो बेरोज़गारी है अब छोटा संकट नहीं है, क्योंकि गांव के भी लोग बेरोज़गार हो गए और शहर में जो प्राइवेट कंपनियां वगैरह थी वो भी। अब आगे देखना है कि सरकार कैसे इन सबको संभालती है। और वहीं लेकिन यह भी बात है कि शहरों की बेरोज़गारी अब बड़ी चिंता समझी जाने लगी है। जिस तरह से शहर कस्बे में काम धंधे ठप पड़े हैं, अधखुले बाज़ारों में सन्नाटा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि अभी तक ऐसा हो पाएगा। और जब तक बाज़ार में मांग नहीं होगी तो उत्पादन बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आगे राइटर कहते हैं कि हमें रोज़गारी के लिए माहौल बनाना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी अगर हम बाज़ारों में रोज़गार उत्पन्न नहीं करेंगे तब। और वहीं आगे कहते हैं राइटर कि छोटे मोटे कि वेतनभोगी कर्मचारी, दिन दिहाड़ी मजदूर भी इसमें शामिल हैं। गौरतलब है कि यह अब 12 करोड़ लोगों में 3 करोड़ युवा ही हैं अकेले। इस आकलन को विश्वसनीय मान लेने का एक आधार यह भी है कि मई जून में बेरोज़गारी 10 सनसनीखेज पर 3.5% बढ़ गया है। और वहीं आगे कहते हैं कि पूर्णबंदी हटने और अर्थव्यवस्था में लाखों करोड़ की रकम डालने के ऐलान के बावजूद जुलाई के शुरुआती हफ्ते में बेरोज़गारी 9.5% बढ़ गई। मतलब कि 9.5% से कम नहीं हो पाई है। तो आगे हम इसे कैसे रोक पाएंगे, ये भी तो बड़ी बात है कि अगर हम अभी से नहीं प्रयास कर रहे हैं
तो बेरोज़गारी को आगे कैसे बढ़ाएंगे। बेरोज़गारी को अर्थव्यवस्था से कि अलग अलग क्षेत्रों से लिहाजा देखना भी ज़रूरी है। कुछ क्षेत्रों में हालत नाजुक है और कुछ क्षेत्रों में कोरोना के दौरान ज़्यादा तबाही हुई। इसलिए अलग अलग कि किन किन फील्ड में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, उनमें क्या क्या हुआ, ये भी देखना ज़रूरी है। और जैसे आगे कहते हैं कि कुटीर उद्योग, मझिला उद्योग पहले से ही खस्ता हालत में थे, हालांकि ये तो अपनी समाप्ति के कगार पे पहुंच गए थे। और उसी तरह जो है निर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में भी सन्नाटा पसर गया, पूर्ण पाबंदी, लगभग लोग घर ही में बैठ गए। इससे जो है प्रवासी मज़दूरों का अपने घर लौट जाना, भीड़ जो बवाल मच रहा था कि हम कैसे इन्हें रोकें, प्रवासी मज़दूरों को। लेकिन आप खुद सोचिए कि सारे उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, जो उनके पास सेविंग थी, जो कमाया था कुछ महीनों में, वो खर्च हो गया था। तो कैसे वो लोग अपना जो है जीवन यापन कर पाते वहाँ पर उस समय। और वो भी कुछ महीनों की बात नहीं थी, 3 से 4 महीने तक वो लोग सरकार के दिए हुए जो भोजन था उस पर निर्वाह कर रहे थे, लेकिन सरकार भी नहीं संभाल पाई उन्हें। उसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, यातायात, रेहड़ी पटरी वालों का काम धंधा बंद होने से जितने लोग बेरोज़गार हुए, उसका आकलन अभी हुआ ही नहीं है। मतलब जो लोग ठेला लगाते थे या जो सड़कों पे टहल के सामान बेचते थे, वो तो पूरी तरह घर पे बैठ गए। और वहीं आगे कहते हैं कि इनकी अनुमानित संख्या इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि छूट-फूट कर्ज बाँटकर एक नया काम बैठाया नहीं जा सकता। जाहिर है कि उनके रोज़गार पुनर्वास के लिए सरकार की तरह से बड़े पैमाने पर और व्यापक योजना की दरकार है। इसके लिए सरकार ने जितनी भी कोशिश की है, हालांकि वह कम ही है, क्योंकि सभी को मनरेगा के तहत जो है रोज़गार नहीं प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ जो फिर फूड पॉलिसी भी हैं, उनको भी जो है अच्छे ढंग से लागू करना होगा, तभी आगे हो पाएगा। और आगे राइटर कहते हैं कि अब यह समझ में आ चुका है कि जान के साथ ही जहान भी ज़रूरी है। मतलब कि अगर हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित किए गए राहत पैकेज को फ़ौरन खर्च करने की दरकार है, तो क्या सभी लोग इस पर अमल कर पाएंगे। और आगे कहते हैं यह सरकारी राहत इस तरह का है कि जो सबसे पहले बेरोज़गारी का मोर्चा संभाल ले। भले ही मतलब किसी तरह पहुंचाया जाएगा रोज़गार या उनके घरों तक कि हम बेरोज़गारी को कम कर सके। इसमें क्या हो सकता है, यह तो सरकार का कार्य है। इसलिए अगर हमें बेरोज़गारी से निपटना है तो स्वयं ही अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। आगे कहते हैं भले किसी भी तरह पहुंचाया जाए, अगर बेरोज़गारों की जेब तक पैसा पहुंचेगा तो वह घूम फिर कर बाज़ार में ही आएगा और अर्थव्यवस्था का चक्का घूमने का काम करेगा। मतलब जो सरकार का मतलब सरकार के माध्यम से इस बीच जो राहत पैकेज उपलब्ध कराया गया है लोगों को, अगर वो जल्दी ही लोगों के हाथों में आ जाए वो पैसा, तो देखिए जब पैसा हाथ में आएगा तभी उन लोगों का दिमाग काम करने लगे कि हमें जो है किस क्षेत्र में काम करना है। चाहे वो जहाँ पे रह रहे हैं गांव के लोग, तो वहीं पर ही वो अपना कोई स्वरोज़गार ढूंढ ले जो उनकी स्किल है। जैसे कि अगर कोई छोटा मोटा व्यापार भी कर लेते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। तो आज का था ये एडिटोरियल डिस्कशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।